Hey everyone, this is just a general announcement about the CSAT कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है 1 मार्च से। कोर्स जो है वो 70% डिस्काउंट में चलेगा 1 मार्च तक। उसके बाद इट विल बी रिस्टोर टू द नॉर्मल प्राइस। सो हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स. For more details, you can WhatsApp us on this number 7724886251. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements, and everything that you can think of. We'll solve a lot of questions. And with this course, you are getting a complimentary course on CSAT with PYQs जो हमने last year launch किया था, जिसमें हमने बच्चों को PYQs के थ्रू सिखाया था कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड जो भी लोगों ने इस कोर्स को किया था, ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड do 50+ questions right in this course. So please go and register for the course. You can download the course schedule from this link. The link is in the description. You can watch the demo lectures of the last year course, and also if you want to enroll for the course, you can go on this link which is also in the description. And after watching the full course, if you want a refund, that you think that it was not valuable, we'll refund you back. No questions asked, because we believe that whatever we are delivering is quite a worth of value. So please go and register for the course. You can read the student feedback जो last year लोगों ने लिया था उनके by pausing this slide, or you can go on to the www.thelaymanway.com and you can go into the paid courses section and read these reviews. So that's it. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे के की हाईलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना. और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, स्टेट ऑफ इकोनॉमी कवर किया था, फिजिकल डेवलपमेंट्स कवर किया था और एक्सटर्नल सेक्टर्स को कवर किया था. इस लेक्चर में हम मॉनेटरी मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि कितने और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, है ना. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में बात करते हैं. तो जो सबसे पहला हाईलाइट है वो ये है कि जो रेपो रेट है वो आरबीआई ने 4% के अराउंड मेंटेन किया था. इट वॉज मेंटेन्ड एट 4%. तो रेपो रेट अभी कितना है, 4% है, और वो 2021 से 22 वाले पूरे साल में 4% ही रहा. उसके बाद आरबीआई ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे मनी को इन्फ्यूज़ किया जा सके इकोनॉमी में. ऐसे कौन से स्टेप्स है? पहला था गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, और उसके बाद स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. आप थोड़ा ना वो मत डरो मत इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सारे हम अभी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स वाले सेक्शन में कवर करेंगे, है ना. तो जब हम ये हाईलाइट्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम बेसिक्स को समझेंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड. तो उसमें हम रेपो रेट समझेंगे, उसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम को समझेंगे और स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को समझेंगे. तो अभी बस एक हाईलाइट समझ लो. उसके बाद ईयर ऑन ईयर अगर हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो बैंक ने कितने लोन्स दिए वो भी एक्सेलरेट हुए हैं. 5.3% से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 9.2%. ठीक है. उसके बाद जो एनपीए हैं, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, वो कम हुए हैं. कितना कम हुआ है, 11.2% से कम होकर वो 6.9% हो गया है बाय द एंड ऑफ द सितंबर. उसके बाद जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो है, कुछ नहीं होता ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो. क्या होता है कि बैंक ने जितना लोन दिया उसके अगेंस्ट कितना एनपीए हो गया. तो ये जो रेशियो आता है कि कितना लोन दिया डिवाइडेड बाय कितना एनपीए हुआ, ये डिक्लाइन हुआ है. ये डिक्लाइन होकर कितना हुआ है, 6% हो गया है. सॉरी 6% से ये 2.2% हो गया. तो मतलब एनपीए डिवाइडेड बाय कितना आपने लोन दिया, है ना. तो अगर ये डिक्रीज़ हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है ना. तो ये 6 से 2.2% हो गया. उसके बाद कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, वो इंक्रीज़ हुआ है. 13% से इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 16.54%. ये क्या होता है कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो अभी बस डरो मत, अभी बस ये समझ लो कि ये बड़ा है अभी, है ना. और ये बड़ा है तो मतलब फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हुई है बैंक की, इसका मतलब ये है. उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो अभी भी पॉजिटिव है. तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भी बैंक के एसेट्स हैं, मतलब बैंक जो लोन देता है दैट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक, है ना. तो उस लोन के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब बैंक को प्रॉफिट हो रहा है. ऐसे ही रिटर्न और इक्विटी होता है, तो जो भी जैसे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं बैंक्स में, उनको प्रॉफिट हो रहा है. कुल मिला के इन दोनों का ये मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो पॉजिटिव प्रॉफिट में है. उसके बाद 75 इनिशियल, अभी आपने देखा होगा अगर आप मार्केट्स को फॉलो करते हो तो 75 आईपीओस आ चुके हैं और उन्होंने टोटल कलेक्टिव मिला के लगभग 89,000 करोड़ को रेज़ किया है.
तो ये दिखाता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो बहुत ही हाई पर चले गए थे अभी अक्टूबर में। तो सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स बेसिकली सेंसेक्स में 30 कंपनीज जो होती हैं उनका वो लिस्टेड होती हैं और उनका वेटेड एवरेज से एक सेंसेक्स का नंबर निकलता है जो फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद निफ्टी में कितनी कंपनीज होती हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो, निफ्टी 50 करके याद कर सकते हो, है ना। निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं और वो कंपनीज जितना प्रॉफिट कमा रही है या उनका डिमांड, उनके शेयर्स का डिमांड और सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से निफ्टी का जो पॉइंटर है वो मूव करता है। तो जैसे ये दिया हुआ है ना कि निफ्टी इज एट 18,477 पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये उससे ही मूव करता है, जो एवरेज होता है ना उससे मूव करता है। उसके बाद जो मेजर अमंग द मेजर एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म, है ना। तो इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, बाहर से बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया जो है वो हॉट मार्केट है अभी। उसके बाद बेसिक्स की बात करते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट इज़ नथिंग बट कि आरबीआई, देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आरबीआई है और यहाँ बैंक है ना। अब बैंक के पास होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और आरबीआई के पास होता है पैसा। तो अब ये क्या बोलता है, बैंक बोलता है कि आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लो, है ना, आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लो और उसके बदले मेरे को पैसा दे दो। और मैं आपसे ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि बाद में मैं वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो मैंने आपको दी है वही मैं आपसे हायर इंटरेस्ट रेट पे ले लूँगा। क्या मतलब है, तो देखो ये आरबीआई है, ये बैंक है ना। अब इस रेपो, इसको रेपो क्यों बोलते हैं, बिकॉज रेपो मतलब रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। बेसिकली रीपर्चेस एग्रीमेंट मतलब बैंक और आरबीआई के बीच में, सेंट्रल बैंक के बीच में एक रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। तो जैसे मान लो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो बैंक ने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी 100 रुपये पे, 100 रुपये पे मतलब अब आरबीआई इसको 100 रुपये देगा, ठीक है। आरबीआई ने 100 रुपये दे दिए बैंक को। अब इस ट्रांजैक्शन में बैंक ने ये अग्रीमेंट किया है कि हम लेटर डेट पे, लेट से एक हफ्ते बाद, लेट से 7 डेज बाद, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो मैंने आपको दी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ से अब आरबीआई के पास आ गई ना, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम वापस आपसे रीपर्चेज कर लेंगे कितने रुपए में, लेट से 105 रुपये में। तो 105 रुपये में ये हम वापस ले लेंगे। आपने हमको 100 रुपये दिए थे, हमने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी थी, बट हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हम 7 दिन बाद हम आपसे यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 105 रुपये में ले लेंगे। मतलब आप हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोगे और हम आपको 105 रुपये देंगे। तो यहाँ पे जो रेपो रेट है वो कितना हो गया, 5%। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊँ तो रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे जो आरबीआई है वो बैंक्स को लोन देता है, ये एक लोन का जरिया है, बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब एक महीना हो गया या जैसे, या ओवरनाइट लैंडिंग हो गई, इस टाइप के लिए देता है ना। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट पहले यूज़ होता था, अब वो बेसिकली बैंक रेट जो है वो पेनल्टी रेट्स को डिटरमाइन करने में यूज़ होता है। बट अभी आप ये समझो कि जो रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। अगर बैंक के पास फंड्स की कमी होगी तो वो आरबीआई से लोन लेता है, उसको बोलते हैं, उस जिस रेट पे वो लोन लेता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, और ये शॉर्ट टर्म होता है। तो इसमें जो पीरियड होता है इसका 3 टाइप का होता है, ओवरनाइट, टर्म, ओपन और फ्लेक्सिबल। तो ओवरनाइट मतलब रात भर के लिए लोन लिया है, ओपन मतलब थोड़ा और, मतलब जैसे एक हफ्ता हो गया, 7 डेज़ के लिए लोन ले लिया। उसके बाद फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मैच्योरिटी डेट नहीं होती, बट इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबल में कि रोज़ का रोज़ जो है वो रेपो रेट चेंज होता है। मतलब जैसे मान लो आज इतना है, कल इतना है, परसों इतना है, इस टाइप से, ठीक है। हमको इतना ज़्यादा ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट आप बस ये याद रखो कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए रेपो रेट होता है। अब जो हमने आरबीआई का बात किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, वो क्या था, तो देखो उससे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो ओएमओ जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसमें आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, ओएमओ मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से खरीदता है और बेचता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे मान लो जैसे हमने पढ़ा था ना अपने इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना रहता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब बहुत ही सस्ता जब चीज़ हो जाती है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अब आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो हमने क्या बोला था कि आरबीआई को मनी जो है मार्केट से वो विड्रॉ करना पड़ता है, मतलब मनी खींचना पड़ता है, पैसा खींचना पड़ता है, तभी तो मनी की स्कार्सिटी होगी और मनी का जो वो है डिमांड है। मतलब कुल मिला के इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, महंगाई मतलब कोई चीज़ आपको अब बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं।
ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं इसीलिए तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो पैसा है वो खींच लेता है आरबीआई मनी मार्केट से। जब ये पैसा आरबीआई मार्केट से खींच लेता है तो क्या होता है कि ये जो पैसा होता है, अब वो कम लोगों के पास पैसा है। अब जब कम लोगों के पास पैसा है तो क्या होगा, डिमांड गिरेगी। डिमांड गिरेगी, जब किसी की डिमांड गिर जाती है ना, तो क्या होता है, वो प्राइस भी कम करेगा, है ना, अपना प्राइस कम करेगा ताकि भाई बेचना है तो अब क्या करें, लोग ले ही नहीं रहे तो अब प्राइस कम करके बेचेंगे, है ना। तो ऐसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो इससे क्या हो गया, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो गया। तो आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो मार्केट से मनी को खींचता है, मतलब अपनी तरफ मनी लेता है मार्केट से। अब मनी लेने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई मार्केट में इन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो मतलब आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच के जो लोग इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आरबीआई को देंगे। तो इससे क्या हुआ कि मनी जो है मार्केट से आरबीआई के पास आ गया, है ना। तो इससे आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अगर सस्ता हो गया बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेगा, मतलब मनी को इन्फ्यूज़ करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब परचेज करेगा डिफ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा और वापस पैसे देगा मार्केट में, वापस पैसे को इन्फ्यूज़ करेगा मार्केट में, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा आए तो डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि लोग ज़्यादा लेने वाले हैं ना। अब इसमें ये जो आरबीआई करता है ना, ये मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, क्या है, मतलब उस हिसाब से करता है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्यूजेशन प्रोग्राम में क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्यूजेशन प्रोग्राम में आरबीआई ने बोला कि मार्केट सेंटीमेंट जैसा भी हो हम ओएमओ कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब आरबीआई ने अभी क्या बोल दिया, आरबीआई ने बोला मार्केट की पोजीशन जैसी भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, हम मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेंगे मतलब पैसा इन्फ्यूज करेगी आरबीआई, मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी मार्केट में, है ना। अगर अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है मार्केट से तो पैसा देगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो इससे क्यों कराई आरबीआई ने, लिक्विडिटी क्यों बढ़ाई आरबीआई ने, तो हम देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है ये एक अनकंडीशनल स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें 25,000 करोड़ का शायद इन्होंने कंडक्ट किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज। तो 25,000 करोड़ बेसिकली इन्होंने इन्फ्यूज़ किए मार्केट में ऑफ अ मच लार्जर स्केल। आरबीआई कमिटेड अप फ्रंट दैट इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट जैसा भी हो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा और पैसे देगा, मतलब पैसे इन्फ्यूज करेगा टू अचीव a stable and orderly evolution of a yield curve along with management of liquidity in the economy, मतलब liquidity को इन्फ्यूज करना है। अब ये क्यों किया इसने लिक्विडिटी इन्फ्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अ सप्लाई एंड डिमांड। तो आरबीआई ने ये इन्फ्यूज इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो पाए। अब बोलोगे गवर्नमेंट कहाँ से आ गया इसमें, तो भाई यहाँ पे अब बेच और खरीद किसकी हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करवाता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करता है, तभी तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेगा, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है, तभी जो है गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब क्या हो रहा है, देखो अब मान लो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, और यहाँ लोग हैं इसको खरीदने वाले, लोग हैं इन्वेस्ट करने वाले, ठीक है। अब मान लो ये लोग 4 ही लोग हैं बस अभी इन्वेस्ट करने वाले, तो पर सरकार को तो पैसा चाहिए क्योंकि कोविड है, फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है। तो अब ये जो 4 लोग हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे, मान लो 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब कि इतना पैसा उठाने के लिए सरकार को कितना पैसा देना पड़ रहा है, मतलब 5-6% इंटरेस्ट रेट देगी गवर्नमेंट, तभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लोग इन्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसको कम करना है, तो इसको कम हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जब हम ये लोग जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने वाले हैं इसको हम बढ़ा दें, है ना, इसको हम बढ़ा दें, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिमांड अगर हम बढ़ा दें तो हम इंटरेस्ट रेट इसका कम कर सकते हैं। अब हम ये डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले सिर्फ 4 लोगों के पास पैसा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, अब 8 लोगों के पास पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ठीक है, तुम चारों को अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं मत लो, ये 4 लोग ले लेंगे। तो ये 4 लोग झक मार के बोलेंगे कि ठीक है यार कोई बात नहीं, 5-6% पे हम पहले ले रहे थे, अब आप 5-6% पे नहीं, कम से कम 3% पे तो यार दे ही दो अब, है ना, 3% तो दे दो इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या हुआ,
इससे गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है दैट इज इंटरेस्ट रेट वो कम हो गया है ना, तो गवर्नमेंट ईजिली मार्केट से पैसा उठा सकती है। समझ में आ रहा है? आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये मनी सप्लाई इंक्रीज किया। मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो पैसा पहले 4 लोगों के पास था अब वो पैसा 8 लोगों के पास आ गया, है ना, ज़्यादा लोगों के पास मनी आ गया। तभी यही तो बोलते हैं मनी सप्लाई इन्फ्यूज किया इकोनॉमी में, यही मतलब होता है। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था दैट डिक्रीज्ड, इसीलिए आरबीआई ने ये किया। आरबीआई इन्फ्यूज द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी विच इन टर्न कीप्स द यील्ड डाउन एंड लोअर द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यील्ड मतलब ये जो 6% है ना, दिस इज यील्ड, इसको कम किया है ना, इससे बेसिकली इंटरेस्ट रेट लोअर हुए। अ लार्जर मनी सप्लाई लोअर्स द मार्केट इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आई गेस सारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, नाम में क्या है, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो। रेपो क्या था, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए होता है, जैसे मान लो 1 to 28 डेज के आसपास की लैंडिंग होती है। बट स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो में क्या है, ये जो टेन्योर है 1 to 28 डेज, दिस हैज इंक्रीज टू 3 years, मतलब 1 to 3 years के टेन्योर पे उतने ही रेट पे अब आरबीआई बैंक्स को लोन देगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई चीज़ होती है ना, कोई भी डिसीजन होता है तो उसका हमेशा एक इम्पैक्ट होता है। अगर आरबीआई अब रेपो रेट 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में दे रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ आरबीआई किसको देता है रेपो रेट पे लोन, बैंक को देता है ना, बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को देता है। और ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये आगे किसको देते हैं, ये आगे हमारे और आप जैसे लोगों को देते हैं, है ना, पैसा। हमें मेरे को होम लोन लेना है तो ये बैंक मेरे को देगा होम लोन, है ना। तो ये आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट पे देता है, मान लो 4% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, और ये आगे कुछ इंटरेस्ट रेट पे देता है, जैसे 6% पे दे रहा है, ठीक है। अगर ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये आरबीआई से 4% अभी 28 दिन के लिए ले रहा था, है ना, अभी 28 दिन के लिए ही बस इसको मिल रहा था 4%। अब यही 28 दिन अगर वो 3 साल हो जाता है तो क्या होगा, तो मतलब 3 साल के लिए आप 4% पे पैसा उठा सकते हो। इसका मतलब नेट इफेक्टिव जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इस बैंक की, है ना, वो क्या हो गई, वो कम हो गई, है ना, वो कम हो गई, है ना। पूरे 3 साल के लिए आपको 4% मिल रहा है ना। पहले सिर्फ 28 दिन के लिए 4% मिल रहा था, अभी एक पूरे साल के लिए अब 4% मिल रहा है। चाहे मार्केट जैसा भी हो, मेरे को 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना ये। तो मैं क्या करूँगा, ये 6% पे जो मैं इंटरेस्ट रेट दे रहा था उसको कम करके 5% कर दूंगा। बोलूँगा कि ठीक है, मेरे को पूरे साल भर ये 4% पे मिलेगा, अब मैं 1% कमा लूँगा, है ना इसमें। तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हमको दे रहे हैं वो कम हो जाएगा। ये इस वजह से ये स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया गया। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स 1 to 3 year मनी टू बैंक्स एट अ प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैचिंग और हायर टेन्योर्स एज अ कोलैटरल। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें ऑब्वियसली आप लोन ले रहे हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस करते हो, हमने देखा था ना रेपो में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती है ना, वो एज अ कोलैटरल ही दी जाती है। वाइल द आरबीआई करंट, अब देखो ये डिफरेंट कैसे है एलएएफ और एमएसएफ से। एलएएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें यही आता है। जो रेपो होता है ना, जो रेपो और रिवर्स रेपो होता है, ये आता है किसमें, ये आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, है ना। और एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये तब होता है जब मान लो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई बैंक के पास। अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो है और लोन लेना चाहता है, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी जब रेपो में बैंक को लोन लेना होता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करता है ना। अब इसको और लोन लेना है तो ये जो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज होती है ना, जनरली जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज होती हैं। नॉन एसएलआर मतलब जो एसएलआर में इन्वेस्टेड होती हैं वो काउंट नहीं होती है। अब इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खत्म हो गई, मान लो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खत्म हो गई, बट इसको फिर और लोन चाहिए, तो अब क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो है नहीं तो मैं क्या प्लेज करूँगा। तो ये बोलता है कि आप कुछ परसेंटेज ऑफ एसएलआर की सिक्योरिटीज़ जो है वो ले लो और हमको लोन दो। बट ऑब्वियसली ये एक एक्सट्रीम चीज़ है कि आप एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहे हो, तो ये एमएसएफ जो होता है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे होता है रेपो से। तो ये ध्यान रखना कि जो एमएसएफ होता है वो हमेशा रेपो से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आरबीआई की जो करंट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और जो एमएसएफ है वो बैंक को मनी ऑफर करते हैं इमीडिएट नीड्स के लिए, है ना। मान लो कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, मतलब 1 से 28 दिन तक की आप समझ लो। बट ये जो LTRO है ये 1 से 3 साल तक देता है, यही डिफरेंस है इसमें। समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बेसिकली मैनेज किया जा सकेगा ताकि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, और वो पॉलिसी रेट जो कि रेपो रेट है उससे बहुत ज़्यादा डेविएट ना करें। डेविएट मतलब जैसे ये रेपो रेट 4% था, अब बैंक जो लोन दे रहा है वो 6% में है, तो डेविएशन 2% का है, तो ये 6 की जगह कहीं 8 ना हो जाए,
है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये किया गया। अ बैंक गेट्स लॉन्ग टर्म फंड्स एट अ लोअर रेट, देयर कॉस्ट ऑफ फंड फॉल्स, इन टर्न दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए मेरे को लोअर रेट पे लोन मिलेगा तो मैं आगे भी कम रेट पे दूंगा, है ना। तो इस वजह से वो कॉस्ट लोअर हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एनपीए की। तो देखो, जब भी कोई बैंक आगे लोन देता है ना, तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है। मान लो बैंक ने मेरे को लोन दिया, है ना, बैंक ने मेरे को लोन दिया। अब मेरे को बैंक को रीपे करना है ना, मेरी कुछ ईएमआई बनेगी, प्रिंसिपल प्लस ईएमआई, जो मैं हर महीने रीपे करूँगा। तो मान लो कि जब मैं ऑर्डरली रीपे कर रहा हूँ, मान लो हर महीने मैं इसका इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हूँ, जो भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं पे कर रहा हूँ, ईएमआई मैं पे कर रहा हूँ, है ना। मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, मैंने कहा हाउस लोन लिया है, मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, तो वो आता है स्टैंडर्ड एसेट में। मतलब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ हेल्दी है। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं 30 दिन तक ये ईएमआई पे नहीं करता हूँ, मैं 30 डेज तक ईएमआई पे नहीं करता हूँ। तो ये चला जाता है, ये जो लोन है, जो मैंने हाउस लोन लिया है, ये चला जाएगा SMA 0 में। SMA इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब 30 दिन तक मैं अपनी ईएमआई पे नहीं करूँगा या इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, तो वो चला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में। उसके बाद ये 30 दिन हो गए, है ना। फिर अगले और 30 दिन तक मैंने अगर पे नहीं किया तो ये चला जाएगा SMA 1 में। उसके बाद अगले और 30 दिन तक मैंने नहीं किया तो ये चला जाएगा SMA 2 में। टोटल कितने दिन हो गए, 30 30 30, 90 दिन हो गए। अब 90 दिन के बाद भी अगर मैंने पे नहीं किया, ठीक है, अगर 90 दिन के बाद भी मैंने पे नहीं किया, 90 दिन से ज़्यादा में भी मैंने पे नहीं किया, तो वो चला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अब ये नॉन परफॉर्मिंग, ये जो 90 दिन का क्राइटेरिया है, ये नॉर्मल लोन्स के लिए है, ये फार्म लोन्स के लिए नहीं है। फार्म लोन्स में बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्रॉपिंग सीजन। तो जो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती हैं, है ना, उनके लिए 1 सीज़न होता है। जो लॉन्ग टर्म क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 2 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, है ना। तो इस टाइप से उसमें क्रॉपिंग सीजन के पैरामीटर से डिफाइन होता है कि वो फार्म लोन जो है, जो एग्रीकल्चर लोन है, वो एनपीए है कि नहीं। बट ये जो नॉर्मल लोन्स होते हैं उनमें 90 डेज का क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं। तो अगर अभी एनपीए की साइज़ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा है, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और फिर फॉरेन बैंक्स में, है ना। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जो नेट एनपीए होता है वो होता है जो ग्रॉस एनपीए है माइनस प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होता है, प्रोविजनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई लोन देता है, जब भी कोई बैंक लोन देता है, मान लो इसने 100 रुपये मेरे को लोन दिया, तो इसमें से ये इस 100 रुपये में से ये 10 रुपये अपने पास रख लेता है। प्रोविजनिंग करता है कि मान लो अगर ये 100 रुपये मेरे पास वापस नहीं आया तो मैं रीपे कैसे करूँगा, पब्लिक का पैसा है ना यहाँ पे, मैं रीपे कैसे करूँगा। तो मैं इस 100 रुपये से हर लोन से ये 10-10 रुपये निकालेगा, तो फिर वो 100 रुपये उसको पे कर पाएगा इमरजेंसी में। तो उसको हम बोलते हैं नेट एनपीए, ठीक है। उसके बाद अगर 90 दिन से 1 साल तक, मतलब जो क्राइटेरिया होता है 90 दिन के बाद, तो वो एनपीए हो गया। अब उसके बाद अगर अगले 12 महीने तक भी पे नहीं हुआ तो वो आ जाता है सबस्टैंडर्ड एसेट में। व्हेन द लोन अकाउंट रिमेन्स इन एनपीए फॉर 12 मंथ्स, 12 या उससे ज़्यादा, तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट में आ जाता है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट में जब वो 12 महीने तक रहता है ना, फिर अगले 1 साल तक और पे नहीं किया मैंने, तो वो डाउटफुल एसेट में आ जाता है। उसके बाद फिर ये लॉस एसेट डिक्लेयर हो जाता है, जब आरबीआई बोलता है कि अब इसका कोई वैल्यू बचा नहीं है, अब मतलब ये डाउटफुल है, ये रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो जो है वो किस में आ जाता है, वो लॉस एसेट में आ जाता है ना। तो समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। ये भी अच्छा कंसेप्ट है। व्हाट इज CRAR? तो CRAR क्या होता है, दिस इज बेसिकली Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट्स। सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या होता है कि जो बैंक होता है, बैंक कोई भी लोन देता है, जब बैंक कोई भी लोन आगे देता है किसी बंदे को, तो उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है ना। जैसे मान लो ICICI बैंक ने अगर विजय माल्या को लोन दिया, किंगफिशर एयरलाइन के लिए, तो उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व है हमेशा, अनटिल अनलेस आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट को दे रहे हो तो उसमें 0% रिस्क है, बट बाकी किसी भी लोन में कुछ ना कुछ परसेंटेज रिस्क होता है। मान लो इसमें 20% रिस्क है ना, इसमें 20% रिस्क है कि मैंने जो ICICI बैंक ने, उसने विजय माल्या को लोन दिया, इसमें 20% रिस्क है ना। अब ये जो रिस्क है ना, ये कैलकुलेट होता है, मतलब कि हर लोन के अगेंस्ट एक रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 100 रुपये का लोन दिया, तो इसके अगेंस्ट रिस्क मेरा था 20%, तो टोटल एक्चुअली हो गया 120, ठीक है। 20% इसमें हमने ऐड कर दिया क्योंकि
20% मेरा रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, हम सबका हर लोन का एक रिस्क वेटेड एसेट हम निकालते हैं। उस रिस्क वेटेड एसेट को हम टोटल करते हैं और नीचे डालते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बैंक के पास कैपिटल कितना है, बैंक के पास पैसा कितना पड़ा है। उसमें दो कैपिटल होती हैं, एक होती है टीयर 1 कैपिटल, एक होती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 मतलब बेसिकली जो कमोडिटी और शेयर्स वगैरह में पैसा पड़ा रहता है बैंक का, वो होता है टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 बेसिकली सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, ज़्यादा पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि बैंक के पास पैसा कितना है, दैट इज़ बैंक का कैपिटल। उसके बाद हमने रिस्क वेटेड एसेट निकाला और उसको डिवाइड किया, दैट इज़ CRAR इंटू 100 करके, दैट इज़ CRAR। अब इससे पता क्या चलता है, मेन चीज़ ये है कि इससे पता क्या चलता है, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बट पता क्या चलता है इससे, इससे ये पता चलता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है अपने लोन्स, मतलब मान लो कोई भी लोन NPA होता है ना, अगर कोई भी लोन NPA होता है तो उसको कवर करने के लिए, मतलब अपने लॉस को कवर करने के लिए बैंक के पास कितना कैपिटल पड़ा है। तो अगर बैंक के पास ज़्यादा कैपिटल पड़ा है तो बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है, क्योंकि वो अपने लोन्स को रिकवर कर सकता है। रिकवर मतलब अगर कोई लॉस होता है तो उसको मैनेज कर सकता है वो। तो ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा CRAR, उतना बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा। तो यही हमने पीछे पढ़ा कि जो ये CRAR है वो बढ़ के 16 पॉइंट समथिंग हो गया, 13% से, है ना। बासल नॉर्म्स में ये 8% ही डिफाइंड है, जो बासल 3 नॉर्म्स है। जो RBI ने बोला है कि आप मिनिमम 9% रखा करो, बट अभी बैंक्स कितना रख रहे हैं, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट है ये, ठीक है। तो ये है आपका CRAR। ये बस ये बताता है कि कितना बैंक के पास कैपिटल है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। सिंपल भाषा में समझ में आ गया, इतना कैलकुलेशन कोई पूछेगा नहीं, मैंने बस ये बता दिया है आपको ताकि याद रहे चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन की। तो इसमें सबसे पहला आता है CPI। तो जो CPI है वो 5.2% हो गया है 6.6% से, बस इतना है। वो इसलिए हुआ है कम क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप हो गया था, 2.9% तक हो गया था फूड इन्फ्लेशन। इसी वजह से जो CPI कंबाइंड है, मतलब रूरल प्लस अर्बन, वो जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ये हम बात करेंगे अभी CPI के बारे में। उसके बाद जो सेंट्रल एक्साइज है ना, और वैट है, इसमें रिडक्शन हुआ था, तो इससे पेट्रोल और डीजल प्राइस कम हो गए, बस यही है। उसके बाद WPI की अगर बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है, होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन है ये 12.5% हो गया है। हमने देखा था ना स्नैपशॉट में, ये जो ऐसे ऊपर वाली लाइन जा रही थी 12.5%। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 12.5% हो गया। ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि WPI और CPI क्या होता है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल WPI बहुत कम था, पिछले साल होलसेल इन्फ्लेशन बहुत कम था, तो बेस कम था उसका, इस वजह से इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत पिकअप हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेज जो हैं क्रूड ऑयल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के, वो इंक्रीज़ हुए हैं, इसीलिए WPI बढ़ गया है। उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई है, तो इस वजह से जो होलसेल प्राइस है, होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन है, वो बढ़ा है। अब जो इसके बीच में डिफरेंस है CPI कंबाइंड और WPI के बीच में, ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना। पीक टू 9.6% इन May 2020, बस यही दिया हुआ है। However, this year there was a reversal in divergence with retail inflation falling below wholesale inflation by 8%, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो CPI है वो WPI से कम हो गया है, ये बोला गया है इसमें, है ना। उसके बाद डाइवर्जन कैन बी एक्सप्लेन बाय फैक्टर्स सच एज वेरिएशन ड्यू टू बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट मैंने आपको बताया, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा महंगाई बढ़ी है होलसेल लेवल पे। उसके बाद डिफरेंस इन द स्कोप एंड कवरेज ऑफ टू इंडिसेस, क्या क्या कवर होता है। ये जो CPI है, रिटेल इन्फ्लेशन जो मेजर होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उस वो अलग अलग हैं। जैसे WPI में सर्विसेज WPI में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, CPI में सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो इस टाइप से दोनों बास्केट्स डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट डिफरेंट है। उसके बाद आइटम्स जो कवर्ड हैं वो डिफरेंट है, कमोडिटी में वेट्स डिफरेंट है, कितने को कितना वेटेज दिया जाता है, फूड को इसमें, सर्विसेज को जैसे इसमें वेटेज दिया जाता है, इसमें 0% वेटेज है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे फूड को ज़्यादा वेटेज है। इस टाइप से चीज़ें जो हैं उसकी वजह से भी दोनों में डिफरेंस है ना। WPI जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लेड बाय इम्पोर्टेड इनपुट्स, मतलब जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, इस वजह से WPI जो होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। CPI क्या होता है। CPI इज कॉल्ड अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो मैं और आप, हम लोग कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, जो एंड कंज्यूमर महंगाई फेस कर रहा है,
वो मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, जो एंड कंज्यूमर मेजर कर रहा है। ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है NSO, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। CPI का बेस ईयर क्या है? 2012। इसके कंपैरिजन में हम CPI को निकालते हैं। अब इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज की बात करें तो इसमें CPI में इंक्लूडेड ये सारी नीचे वाली चीज़ें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है किसको? फूड को, उसके बाद सर्विसेज को, उसके बाद हाउसिंग को, उसके बाद फ्यूल एंड लाइट को, उसके बाद क्लोथिंग को, उसके बाद फुटवेयर को, और एंड में पान मसाला और जो सिन गुड्स होते हैं वो। अब सर्विसेज में अगर हम बात करें तो सर्विसेज में सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट को, उसके बाद हेल्थ को, उसके बाद एजुकेशन को, उसके बाद रिक्रिएशन को। तो ये सब आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस को दिया जाता है किसमें? CPI में। उसके बाद हेडलाइन CPI की अगर हम बात करें तो हेडलाइन CPI क्या होता है? हेडलाइन CPI जो हम ये CPI मेजर कर रहे हैं इसी को ही हम हेडलाइन CPI बोलते हैं, जिसमें सारे हम कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद एक आता है कोर CPI। कोर CPI मतलब जब हम इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से ये जो फूड और एनर्जी वाला है, फूड और ये फ्यूल वाला है ना, फूड और फ्यूल जिसमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसको जब हम हटा देते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, फूड में आप देखते हो कभी प्याज का प्राइस 100 रुपये हो गया, कभी 50 रुपये हो गया, कभी 40 रुपये हो गया, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन्फ्लेशन है। तो इसको जब हम हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोर CPI, मतलब कोर सेक्टर्स में महंगाई कितनी है। उसके बाद एक और आता है CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो अंडर लेबर मिनिस्ट्री। इसका बेस ईयर क्या है? 2016, अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जैसे इसका मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एंड कंज्यूमर है, तो आप अपने किराना वाले से जाके, किराना वाली शॉप जो है उससे जाके आप चिप्स वगैरह का पैकेट लेते हो, है ना। ये किराना वाला कहाँ से लेता होगा? ये किराना वाला होलसेल में लेता होगा किसी से, एक होलसेलर से लेता होगा, है ना, या ये होलसेलर से लेता होगा, बल्क में लेता होगा ना, चिप्स के बहुत सारे पैकेट, 30-40 पैकेट लेता होगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब ये जो पहले मान लो इसको 10 जो 40-50 पैकेट है वो 600 रुपये में देता था, अभी वही चीज़ वो बोल रहा है कि अब 800 रुपये में दूंगा मैं, है ना। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई हो गई, इसको हम बोलेंगे क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कौन मेजर करता है? इसको कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करता है अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि DPIT बेसिकली कॉमर्स मिनिस्ट्री में आता है। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है 2011 से 12, ये आपको याद रखना है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो WPI में क्या क्या 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड होता है। एक होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एक होता है प्राइमरी आर्टिकल जिसमें फूड आर्टिकल्स आते हैं, और एक होता है फ्यूल एंड पावर जो कि एनर्जी से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, जिसमें आता है प्रोसेस्ड फूड, एडिबल ऑयल, पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब आता है इसमें, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उसको 23% का वेटेज है। इसमें क्या क्या आता है? फूड आर्टिकल्स, एग्स, मीट, फिश, ऑयल सीड, क्रूड, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब आता है इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स में। और फ्यूल एंड पावर की अगर हम बात करें तो इसमें डीजल, पेट्रोल और LPG आता है। तो इसमें फ्यूल एंड पावर में भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? डीजल को, उसके बाद पेट्रोल को और उसके बाद LPG को। समझ में आ गया? उसके बाद आखिरी स्लाइड की बात करते हैं। हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश पुल इन्फ्लेशन की बात की थी। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आप महंगाई बढ़ जाती है ना, जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं, महंगाई कब बढ़ सकती है? या तो आपका कॉस्ट बढ़ गया हो, है ना। तो मान लो अंकल चिप्स का जो पैकेट है, पहले वो 10 रुपये में बन रहा था, है ना, और 20 रुपये में बिक रहा था, ठीक है। अब ये 10 रुपये में जो बन रहा था, ये जो कॉस्ट थी इसकी बनने की वो 10 रुपये थी। अब ये अगर कॉस्ट ही बढ़ के 15 रुपये हो जाए, है ना, अगर ये कॉस्ट बढ़ के 15 रुपये हो जाए तो ये बाहर का प्राइस भी 20 से बढ़कर लेट से 30 रुपये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी महंगाई बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब ये जो कॉस्ट है वो इसके प्राइस को पुश कर रही है ना, इसके प्राइस को पुश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और दूसरा क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि पहले मान लो ये अंकल चिप्स है जो कि 20 रुपये का था, अब इसने, ये जो दुकानदार है इसने बोला मैं 20 रुपये में दूंगा, क्योंकि इसको खरीदने वाले लेट से 3 लोग थे, ये लोग 3 लोग थे। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई, आप क्या 20 रुपये में ले लो। अब ये 3 लोग की जगह क्या हुआ, एक को बहुत अर्जेंट चाहिए था, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था लेट से, तो उसको बोला यार आप मेरे को दे दो, है ना, मैं आपको 20 की जगह 25 रुपये दे दूंगा, है ना। फिर एक और बंदा आ गया, वो बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को पहले चाहिए, आप मेरे को दे दो, मैं आपको 30 रुपये दूंगा इसी चीज़ के लिए। फिर एक और बंदा आ गया, बोलेगा नहीं नहीं यार, मेरे को तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे को चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, इसमें एक ही प्रोडक्ट को परचेज करने वाले 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए।
तो इसका डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया तो इसका भाव भी बढ़ गया, भाव बढ़ गया, बोला अब 20 रुपये में थोड़ी देंगे हम, अब हम आपको देंगे कितना, 40 रुपये में, लेना है तो लो नहीं तो हवा खाओ, है ना। तो क्या हो गया, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि ये जो डिमांड है ये पुल कर रही है इसको, है ना, ये पुल कर रही है इसको और इसके प्राइस को बढ़ा रही है। दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए बेसिक्स, है ना। आगे हम पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर सच कोर्सेज you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review. The link is in the description and explore our YouTube. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड वेरी गुड नाइट।